Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 14th chapter of class 6, which is about natural resource, that is water. Okay, first of all we have to discuss about the term that is natural resources. So natural resources are something that comes from nature. People cannot make natural resources but they can collect them. Okay, so natural resources कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नेचर से मिलती है, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को खुद से नहीं बना सकते लेकिन हम उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं, राइट. एग्जाम्पल वाटर, वुड, आयरन, कोल. ठीक है, अब कुछ रिसोर्सेज है लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये आपके नेचुरल नहीं है. इसको क्या, बिकॉज दिस इज मेड बाय पीपल, इसे हम लोग खुद बना सकते हैं, दैट मीन्स इट इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स. अब नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जाता है दो कैटेगरीज में, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द अदर इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. First of all, renewable resources. Renewable resources used repeatedly and replaced naturally. Renewable resource वो resources जो कि repeatedly use किए जाते हैं and naturally क्या होता है वो replace भी हो जाते हैं. ठीक है, renewable energy almost never runs out. Renewable energy जो है कभी भी run out यानी कि end नहीं होती है. For example, solar energy. इसलिए किससे मिलती है? सोलर एनर्जी जो सन की हीट है उससे पावर्ड करी जाती है and it never runs out. एग्जाम्पल विंड, फ्रेश वाटर, सोलर एनर्जी, बायोमास, ये सभी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है. अदर वी हैव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आपके वो रिसोर्स हैं जो कि इकोनॉमिक वैल्यू के होते हैं एंड दे कैन नॉट बी रिपीटेडली रिप्लेस फॉर नेचुरल मीन्स ऑन अ लेवल इक्वल टू इट्स कंजम्पशन. जिस लेवल पे हम इसको कंजम्पशन करते हैं उस लेवल पे इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यानी कि इनको रिपीटेडली यूज करने से क्या हो सकता है? दे विल इवेंचुअली रन आउट, दे विल इवेंचुअली एंड. ओके, ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है. मोस्टली जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं सच एज ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, ये आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं एंड इसीलिए इनका जो यूज़ है वो सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज इनका फॉर्मेशन में, इनको बनने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव फॉसिल फ्यूल्स. सो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. ठीक है, ये क्या है? कैन बी ओवर समडे, ये किसी दिन क्या हो सकते हैं? दे कैन ओवर यानी कि खत्म हो सकते हैं, बिकॉज ये क्या है? एग्जॉस्टेबल नेचर के होते हैं. मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है एक डेड ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट होने में इनटू फॉसिल फ्यूल. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट दे आर कंज्यूम विद मच फास्टर रेट. ये काफी ज्यादा फास्टर रेट पे कंज्यूम किए जाते हैं देन द रेट बाय विच इट इज फॉर्म. एंड जो एक्सेस बर्निंग है फॉसिल फ्यूल्स की, उससे क्या एयर पोल्यूशन भी होता है, बिकॉज इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो कि ये ग्रीन हाउस गैस है. नेक्स्ट इज वाटर. A very less amount of fresh water is present on earth and also out of that some are potable, that is it can be used for drinking. So जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही लेस अमाउंट में अवेलेबल है हमारे अर्थ पे एंड उसमें से भी कुछ ही वाटर है जो आपका पोर्टेबल है, यानी कि जिसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है. एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्लाइमेट, बिकॉज क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से क्या होता है? रेनफॉल पैटर्न में भी चेंज होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस के पैटर्न में भी चेंज होता है. इनफैक्ट विंटर्स में जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वो ड्रॉप हो जाता है एंड ये सभी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्स है उसका जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है? लोअर होता जा रहा है. एयर क्या है? फॉर द प्रॉपर एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स. लिविंग बींग्स के प्रॉपर एग्जिस्टेंस के लिए हम सभी को क्लीन एयर चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हो रही है एंड एक लिविंग बींग की जो हेल्थ है वो भी नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को डिस्कस करते हैं. सो रिसोर्स कंजर्वेशन मीन्स यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड. रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या करना? ये जो रिसोर्सेज है उनको बहुत केयरफुली यूज करना एंड उनको रिन्यू होने के लिए टाइम देना. दिस इज नोन एज रिसोर्स कंजर्वेशन. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कि हमारी जो प्रेजेंट नीड्स है उनको बैलेंस करना. ठीक है, हम अपनी नीड्स को रिसोर्सेज के यूज से सेटिस्फाई करते हैं. सो जो करंटली हमारी जो नीड्स हैं उनको रिसोर्सेज का यूज करके इस तरीके से बैलेंस करना कि जो आने वाली जनरेशन है उनकी एबिलिटी को कि वो अपने खुद के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उनके साथ कॉम्प्रोमाइजेशन ना करो. अब जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, दैट इज आर रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. हर एक फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए रिस्पेक्ट एंड केयर हो. राइट टू अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स. कंजर्व द अर्थ इकोसिस्टम, अर्थ के इकोसिस्टम को कंजर्व करना. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीशन को मिनिमाइज करना. एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड इन्फॉर्मेशन को शेयर करना सो दैट लोगों का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो सके एंड वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें जिससे हमारा एनवायरनमेंट सेव रहे.
एंड हम अपने कम्युनिटी एंड ग्रुप्स को क्या सिखाएं कि कैसे अपने एनवायरनमेंट की केयर करी जाती है। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ठीक है। एंड कंजर्वेशन के जो गोल्डन रूल है दैट इज 3R। 3R सबसे गोल्डन रूल है कंजर्वेशन का, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। 3Rs कहा जाता है इन्हें। तो रिड्यूस मीन्स व्हाट, रिड्यूस मीन्स की रिसोर्सेज का कंजम्पशन एंड जो वेस्टेज है ना, उसको रिड्यूस करना, ठीक। उसके अलावा रीयूज का मतलब होता है रिसोर्सेज को रीयूज करना, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे आफ्टर वन यूज। एक ही बार यूज करके उनको थ्रो करने की जगह आप उनको बार बार रीयूज करें। एंड रिसाइकलिंग का मतलब होता है एनर्जी एंड जो रॉ मटेरियल्स का पोल्यूशन और वेस्टेज होता है उसको रिड्यूस करना, दैट इज नोन एज रिसाइकलिंग। तो हमारे प्लैनेट और जो उसमें रहने वाले लोग हैं उनका जो फ्यूचर है वो किस पे डिपेंड करता है कि कैसे हम अपने नेचर के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन करके, सो दैट अर्थ पे जो डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ है उसको कंजर्व किया जा सके एंड एनवायरनमेंट को होने वाले डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट इज वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ वी कम टू द टॉपिक वाटर। वाटर क्या है? इट इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड एग्जिस्टिंग गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है, एंड गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, थ्री, ऑल द थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ये सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल एंड एसेंशियल कंपाउंड है। एक टेस्टलेस, ओडोरलेस लिक्विड जो आपके रूम टेम्परेचर पे है। इसके एक इम्पॉर्टेंट एबिलिटी है कि ये बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस को खुद में डिसॉल्व कर सकता है। एंड वाटर की वर्सैटिलिटी क्या है कि ये एज अ सॉल्वेंट है, यानी कि ये काफ़ी ज़रूरी है टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। Life is believed to have originated in the aqueous solution of the world's ocean, and living organisms depend on aqueous solutions such as blood and digestive juices for biological processes. लाइफ को बिलीव किया जाता है कि लाइफ कहाँ ओरिजिनेट होती है, जो वर्ल्ड के ओशियंस हैं उनके एक्वस सोल्यूशन में। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सभी एक्वस सोल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो आपका ब्लड हो, डाइजेस्टिव जूसेस हो, इन सभी के ऊपर डिपेंडेंट है लाइफ फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इन स्मॉल क्वांटिटीज, अगर हम छोटी क्वांटिटी में देखें तो वाटर क्या है, वाटर आपका कलरलेस होता है, लेकिन वाटर में एक्चुअली क्या एक अपना इंट्रिंसिक ब्लू कलर होता है जो किसकी वजह से, स्लाइटली लाइट के एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है, जो कि आपके रेड वेवलेंथ पे होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है हमको इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। सो वाटर क्या है? वाटर एज वी ऑल नो ये आपकी बेसिक नीड है सभी लिविंग बीइंग के लिए। विदाउट वाटर, वो बिना वाटर के वी कैन नॉट सर्वाइव। एंड क्योंकि हमारी बॉडी में जो वाटर है वो कॉन्टिन्यूसली क्या यूज हो जाता है, लॉस्ट होता है, तो इससे कॉन्टिन्यूसली उस वाटर को रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। एंड सबसे जो बेस्ट फ्लूइड है जिसके साथ उसको रिप्लेस किया जा सकता है, दैट इज़ वाटर ओनली। सो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में, सर्कुलेशन में, थ्रू आउट आवर बॉडी, है ना। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एक्सीड करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी का जो वाटर है उसको कॉन्टिन्यूसली यूज़ किया जाता है, या वो स्वेट, यूरिन या फीसिस में क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आवर लाइव्स आर कंट्रोल्ड बाय वाटर। अब हमारी लाइफ को वाटर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है इन मेनी वेज। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वाटर हैव बीन डिस्कस्ड टू यू। नंबर 1, वाटर इज यूज्ड इन होम्स। घर में हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग फूड, वॉशिंग यूटेंसिल्स, क्लीनिंग फ्लोर, ब्रशिंग टीथ, वॉशिंग क्लोथ्स, फ्लशिंग टॉयलेट्स एंड वॉशिंग प्लांट्स। सो डिफरेंट यूजेस में आप वाटर का यूज़ करते हैं अपने घर में। वाटर को एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है फूड या क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। वाटर को इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है उन सभी चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, लाइक पेपर, क्लोथ, मेडिसिन, केमिकल, ब्रेड, बिस्किट एंड मेनी मोर थिंग्स। वाटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम हाइड्रो पावर से वाटर का यूज़ करके ऑब्टेन करते हैं। वाटर को व्हीकल्स के रेडिएटर्स में यूज़ किया जाता है, लाइक ट्रक, कार, बसेस, ठीक है, सो दैट उनके इंजन को कूल रखा जा सके। वाटर जो रिवर्स एंड सी में है उसको हम क्या पैसेंजर्स एंड गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय बोट, सेलिंग बोट, मोटर बोट्स एंड शिप्स। ओके, चले। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी कम टू इज सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सरफेस वाटर। तो सरफेस वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर सप्लाई में अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। काफ़ी सारी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स हैं थ्रू आउट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो कि वाटर प्रोवाइड करता है फॉर पब्लिक यूज़ एज वेल एज उसको यूज़ किया जाता है इरिगेशन में एंड एज अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एंड फॉर हाइड्रो पावर, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव रिवर। रिवर क्या है? रिवर को जो वाटर मिलता है वो किससे मिलता है?
जो ग्लेशियर्स में स्नो है उसके मेल्ट होने से रिवर को पानी मिलता है, ऑल्सो फ्रॉम रेन। ठीक है, रेन एंड ग्लेशियर वाटर जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, लेकिन इसके अंदर कुछ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि कब फ्लो करते हैं, रिवर में फ्लो कर जाते हैं। इसीलिए इसको आप ड्रिंकिंग पर्पज के लिए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते रिवर वाटर को। नेक्स्ट वी हैव लेक एंड पॉन्ड्स। सो कुछ स्मॉल वाटर बॉडीज हैं, दैट इज लेक एंड पॉन्ड्स, जिनको वाटर रेनफॉल से ही मिलता है। ये आपके बेस्ट प्लेसेस होते हैं स्विमिंग के लिए। इनके वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन इसको पहले केमिकली फ्रीड करना जरूरी होता है। देन वी हैव सीज और ओशन। तो सी वाटर भी आपका ड्रिंकिंग पर्पज के लिए फिट नहीं है, बिकॉज वो सॉल्टी होता है, एंड मोस्ट ऑफ द वाटर जो हमारे अर्थ के ऊपर अवेलेबल है वो सी वाटर ही है, लेकिन ओशन एंड सी वाटर आर नॉट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, नाउ डेज आज के टाइम पे हम लोग टाइड्स जो होती हैं सी में आती हैं उनको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको टाइडल पावर एंड ओशन थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर। सो द अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वेल वाटर। अब जो अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे जो पानी है, उसको वेल वाटर कहा जाता है। एक डीप वेल का जो वाटर है वो यूजुअली फिट होता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ग्राउंड वाटर जो है, जो अर्थ सरफेस के नीचे होता है सॉइल पोर स्पेसिस में, है ना, एंड रॉक फॉर्मेशन के फ्रैक्चर्स में। ठीक है, एक रॉक की यूनिट या एक कॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट जो है वो आपका एक्विफायर होता है। ठीक है, जब ये क्या करता है, यूजेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर को हील्ड करता है, एंड वो डेप्थ जिस पे आपके सॉइल पोर स्पेसेस या फ्रैक्चर्स, ये जो वॉइस होते हैं रॉक में, वो कंप्लीटली सेचुरेटेड हो जाते हैं वाटर के साथ, दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है, ये आपका रिचार्ज फॉर्म है, एंड इवेंचुअली ये कहाँ फ्लो करता है, टू द सरफेस नेचुरली। ओके, नेचुरल डिस्चार्ज ऑफन occurs at spring and seep and can form oasis or wetland। एंड एक ऐसा प्लेस जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर आपके क्या अर्थ सरफेस पे आता है खुद से, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग वाटर भी आपका फिट होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, एंड जो वाटर आपके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिट है दैट इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। ठीक है, सो ग्राउंड वाटर को ऑफनली बाहर निकाला जाता है एग्रीकल्चर, म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए, क्या करके, ऑपरेटिंग एक्सटेंशन को कंस्ट्रक्ट करके। ठीक है, यहाँ की बेसिकली इसमें बेल्स बना दिए जाते हैं, बेल्स को पहले कंस्ट्रक्ट किया जाता है एंड उसमें से एक्सट्रैक्शन को ऑपरेट किया जाता है एंड उसको पानी को बाहर निकाला जाता है। एंड द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज हाइड्रोजियोलॉजी, ऑल्सो कॉल्ड ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। ठीक है, एंड एक ऐसी स्टडी जहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट स्टडी करते हैं, दैट इज हाइड्रोजियोलॉजी, या इसको ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर हैविंग इज द वाटर साइकिल। वाटर फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल। वाटर हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो करता है, जैसे कि हाई हिल्स पे जो स्नो है वो मेल्ट होती है, जिसकी वजह से रिवर्स में वाटर आता है। रेन वाटर भी आपके रिवर्स में जो वाटर है उसमें ऐड ऑन करता है, रिवुलेट्स में ऐड ऑन करता है, एंड वो वाटर जो लैंड पे अवेलेबल है फ्रॉम रेन, स्प्रिंग, लेक, पॉन्ड, पडल्स, रिवर्स एंड वेल। ठीक है, एंड ये सारी रिवर्स जो है अल्टीमेटली कहाँ फ्लो होते हैं, इनटू द सी। ओके, सो नाउ नेचर हैज इट्स ओन मेथड फॉर लिफ्टिंग द डाउनवर्ड फ्लोइंग वाटर एंड टेक इट टू अ हायर लेवल स्काई। सो अब नेचर का अपना खुद का मेथड है जहाँ पे वो जो नीचे फ्लो कर रहा है वाटर है उसको लिफ्ट करते हैं और उसको एक हाई लेवल पे यानी कि स्काई तक लेकर जाते हैं। अर्थ पे जो वाटर है वो ऑल द टाइम इवेपोरेट होता है एंड हर बेस पे इवेपोरेट होता है। वाटर वेपर क्या ऊपर की तरफ राइज होता है वार्म एयर के साथ एंड क्या बनाता है, क्लाउड्स बनाता है, एंड जब वो क्लाउड्स आपके कूल हो जाते हैं वो बाद में क्या लेकर आते हैं, रेनफॉल लेकर आते हैं। एंड ये साइकिल हमारे नेचर में कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलती रहती है। सो ये जो वाटर की जर्नी है फ्रॉम ओशियंस टू एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द ओशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। नेक्स्ट वी हैव क्लाउड फॉर्मेशन। सो फाइन डस्ट पार्टिकल्स आर एवर प्रेजेंट इन द एयर। अब कुछ फाइन यानी कि बहुत हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं। एयर में जो वाटर वेपर है वो क्या अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स जाता है एंड टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बना लेता है, एंड जो टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है वो क्लाउड्स बनाती हैं। क्लाउड्स आपके क्या छोटे छोटे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उनका कलेक्शन होता है अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन एयर। ओके, देन वी हैव रेन, द प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर। अब जो क्लाउड्स में वाटर वेपर है वो कूल हो जाता है और क्या बनाता है, ड्रॉपलेट्स बनाता है वाटर की। ठीक है, जो कि काफ़ी हैवी इनफ होती हैं कि वो क्लाउड्स के थ्रू क्या होल्ड नहीं की जाती हैं, इसीलिए वो सारा पानी एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर नीचे आ जाता है जिसको आप रेन कहते हैं। एंड जो ये वाटर ड्रॉप्स एज अ रेनफॉल नीचे आती हैं उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एंड रेन जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है ऑन द लैंड सरफेस। देन वी हैव फ्लड्स।
सो हैवी रेन्स, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेन होती है उससे क्या होता है, फ्लड होता है। फ्लड एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे रिवर्स जो हैं वो अपने बैंक से ओवरफ्लो करने लगती है। ठीक है, नदी के किनारे से पानी जब बाहर आने लगता है, ऊपर उठने लगता है लैंड सरफेस पे, देन द यूजुअली फ्लड्स अकर। वाटर स्प्रेड्स ऑल ओवर, अब वो जो पानी है सारी जगह स्प्रेड हो जाता है। एंड ये फ्लड वाटर जो है इसके थ्रू क्या, जो सिटीज़ है, विलेजेस, क्रॉप फील्ड एंड फॉरेस्ट, ये सभी क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ, डोमेस्टिक एनिमल, स्टैंडिंग क्रॉप्स, वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, इन सभी को डैमेज होता है। ठीक है, तो बेसिकली फ्लड के रास्ते में जो जो चीज़ें आती हैं वो सबको डिस्ट्रॉय एंड डैमेज करता हुआ चला जाता है सारा पानी। नेक्स्ट वी कम टू ड्रॉट। ड्रॉट क्या है? ड्रॉट एक ऐसी सिचुएशन है, इट्स एब्नॉर्मल सिचुएशन विच अराइज व्हेन इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब एक पर्टिकुलर प्लेस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक बारिश होती ही नहीं है, रेनफॉल नहीं होता, इस एब्नॉर्मल सिचुएशन को कहा जाता है ड्रॉट। ड्रॉट से एक सीरियस डैमेज होता है क्रॉप्स का। ठीक है, कैटल्स जो हैं वो थर्स्ट एंड हंगर की वजह से दे स्टार्ट डाइंग। फॉरेस्ट फायर्स जो है वो कॉमन हो जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। इससे सॉइल, पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स सबकी लाइफ को काफ़ी इफेक्ट होता है। सो कुछ ऐसे प्लेसेस हैं राजस्थान एंड गुजरात में जहाँ पे कुछ एरियाज हैं जो फ्रीक्वेंटली ड्रॉट से क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विच वी कम टू इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर, एंड इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो एज वी ऑल नो, वाटर हमारे प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज है एंड समथिंग दैट मोस्ट ऑफ अस टेक फॉर ग्रांटेड। एक ऐसी चीज़ है जिसको हम मोस्टली फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब ना हम इंक्रीजिंगली क्या कर रहे हैं, वी आर नाउ इंक्रीजिंगली बिकमिंग अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू आर सर्वाइवल एंड इट्स लिमिटेड सप्लाई। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग क्या होते जा रहे हैं, वाटर की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत रिक्वायर्ड है एंड उसकी लिमिटेड सप्लाई के रिगार्डिंग भी हम आज के टाइम पे काफ़ी कंसर्न है। सो जो रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, सिंपली उसमें क्या है, आप वाटर को सरफेसेस से कलेक्ट करते हो जहाँ पे रेनफॉल होता है एंड सब्सिक्वेंटली इस वाटर को स्टोर किया जाता है लेटर यूज़ के लिए। सो नॉर्मली वाटर को हम बिल्डिंग रूफ से कलेक्ट करते हैं एंड उसको रेन वाटर टैंक में स्टोर किया जाता है। वाटर को हम डैम से भी कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द रेन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड एंड प्रोड्यूसिंग रन ऑफ। आइदर वे द वाटर कलेक्टेड कैन बी कंसिडर्ड टू बी प्रीशियस। ओके, नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स क्या है? So the collection of rainwater from the roofs of building can easily take place within our cities and town. So जो water का collection किया जाता है buildings की roof से, उसको easily हम अपने cities and towns में भी कर सकते हैं. Okay, it can easily take place over there also. And all that is necessary to capture this water is to direct the flow of rainwater from roof gutters to a rainwater storage tank. And ये करना ज़रूरी क्यों है कि जितना भी पानी है इसको आप कैप्चर करके इस रेन वाटर के फ्लो को कहाँ की तरफ, रूफ गटर से रेन वाटर स्टोरेज टैंक की तरफ क्या कर देते हो, डायरेक्ट कर देते हो। एंड इस तरीके से वाटर को कलेक्ट किया जाता है एंड वेरियस यूजेस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर जो कलेक्टिव रेन वाटर है इसको आप स्मॉल स्केल इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, क्लोथ्स वॉश करने के लिए, बेदिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है काफ़ी लो होती है एंड इनका कंस्ट्रक्शन काफ़ी ईजी है एंड इट इज़ चीप ऑल्सो इन द मेंटेनेंस। ओके, the chapter is completed. I hope you all must have understood it very clearly. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.